अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा से एक ही ख्वाब देखा करती थी, बैरून मुल्क जाना, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, आज़ाद ज़िंदगी और एक ऐसी दुनिया जहाँ मुझे किसी की ज़रूरत ना हो। मैं एक मुतवस्सित घराने में पली बड़ी थी, जहाँ हर ख्वाहिश पूरी होने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। मेरी शादी फ़हद से हुई तो सब ने कहा मैं खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि फ़हद बहुत अच्छा इंसान था, नरम मिजाज, मोहब्बत करने वाला और हद से ज़्यादा ख्याल रखने वाला। मगर मसला ये था कि वो मेरे ख्वाबों जैसा आदमी नहीं था। वो एक आम सी कंपनी में मुलाजिम था। उसकी तनख्वाह बस इतनी सी थी कि घर सुकून से चल सके, जबकि मैं वो ज़िंदगी चाहती थी जो इंस्टाग्राम की तस्वीरों में दिखती है। शादी के शुरू के दिनों में फ़ात मुझे बहुत खुश रखने की कोशिश करता रहा, मगर मेरे अंदर एक मुस्तकिल बेचैनी रहती थी। मैं अक्सर उससे कहती बाकी लोग बाहर जा रहे हैं, हम कब जाएंगे, मैं कब ये छोटी सी ज़िंदगी छोड़ूंगी। मगर वो हंस कर कहता सब्र करो, सब हो जाएगा। मगर मुझे सब्र से नफ़रत थी। मैं जल्दी चाहती थी, बहुत जल्दी। फिर एक दिन अचानक फ़हाद शदीद बीमार पड़ गया। पहले तो हमें लगा मामूली मसला है, मगर टेस्टों के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि बीमारी ख़तरनाक है, इलाज लंबा भी होगा और महंगा भी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मगर मेरे अंदर शौहर की बीमारी से ज़्यादा एक और खौफ जाग गया, किसकी बीमारी तो हमें कंगाल करके रोड पे ले आएगी। अब मेरा बैरून मुल्क जाने का ख्वाब का क्या होगा। फ़हद हॉस्पिटल की बिस्तर पर पड़ा रहता और मुझे देखकर कमज़ोर सी मुस्कुराहट दे देता। वो मेरा हाथ पकड़ कर कहता डरो मत, मैं ठीक हो जाऊंगा। मगर मैं उसके चेहरे पर मौत का साया देखने लगी थी। उसकी जमा पूंजी इलाज में तेज़ी से ख़त्म हो रही थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसके अकाउंट में अब भी काफ़ी रकम मौजूद है, जो उसने सालों की बचत से जमा की थी। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। मेरे जहन में अजीब से ख्याल आते रहे। अगर फ़हद वैसे भी बचने वाला नहीं तो क्या मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस अस्पताल के चक्कर लगाते गुजार दूँ, उसकी तीमारदारी करती रहूँ। क्या मैं भी इसके साथ डूब जाऊँ। इसी दौरान मेरी एक पुरानी सहेली जो कनाडा में रहती थी, उसने बताया कि वर्क वीज़ा का मौका है। अगर मैं जल्दी कागजात तैयार कर लूँ तो मेरा काम बन सकता है। उस रात पहली बार मेरे दिल में एक ख़तरनाक ख्याल आया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख्याल फैसला बन गया। मैंने फ़हद के इलाज के लिए रखी गई रकम और उसकी सारी बचत अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली। फ़हद उस वक्त हॉस्पिटल में बेखबर पड़ा था। उसने मुझ पर अंधा एतमाद किया था और मैं उसके एतमाद को खामोशी से लूट रही थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं हॉस्पिटल गई थी। वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसने मेरा हाथ पकड़कर धीरे से कहा तुम हो ना मेरे साथ। मैंने ज़बरदस्ती आंसू निकाले और कहा हाँ मैं हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपनी फ़्लाइट का हिसाब लगा रही थी। 2 दिन बाद मैं कनाडा पहुँच चुकी थी। जहाज़ से उतरते वक्त मुझे लगा मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो गई है। मैंने खुद से कहा फ़हद तो वैसे भी चंद दिनों का मेहमान था, मैंने अपनी ज़िंदगी बचाई है, इसमें गलत क्या है। शुरू के महीने बहुत मुश्किल थे, मगर मेरे अंदर एक अजीब ज़िद थी। मैंने छोटी मोटी नौकरियां की, नए लोगों से मिली, नई दुनिया देखी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस आज़ादी का नशा होने लगा। मैंने पाकिस्तान से रब्ता तकरीबन ख़त्म कर दिया, फ़हद के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं खुद को यही कहती रही कि जो होना था हो चुका। तकरीबन 1 साल बाद मेरी सोशल मीडिया पर लंदन में रहने वाले एक लड़के से दोस्ती हुई। उसका नाम रियान था। वो खुश मिजाज था, महंगी गाड़ी चलाता था, ब्रांडेड कपड़े पहनता था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी लगती थी जैसी मैं हमेशा चाहती थी। हमारी बातें बढ़ती गईं। फिर एक दिन उसने मुझे लंदन आने की दावत दी। मैं बिना ज़्यादा सोचे लंदन चली गई। रियान हकीकत में भी वैसा ही था जैसा ऑनलाइन नज़र आता था, एतमाद से भरा हुआ, स्टाइलिश और बहुत खर्च करने वाला। मैं उससे मुतासिर होने लगी। मुझे लगने लगा शायद आखिरकार मुझे वो ज़िंदगी मिलने वाली है जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था। एक शाम रियान मुझे शहर के एक बहुत महंगे होटल में ले गया। वहाँ हर चीज़ शाहाना थी, कीमती खुशबुओं की महक, नरम मौसीकी, चमकते फर्श और अमीर लोगों की भीड़। मुझे अपना ख्वाब सच होता महसूस हो रहा था। हमने ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद वेटर गलत डिश ले आया। बस इतनी सी बात थी, मगर रियान अचानक गुस्से से फट पड़ा। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा तुम लोगों को काम करना नहीं आता, तुम जैसे लोगों की वजह से सर्विस ख़राब होती है। बेचारा वेटर बार बार माफ़ी मांग रहा था, मगर रियान मुसलसल बेइज्जती करता जा रहा था। मैं हैरान थी, क्योंकि मैंने उसे पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। इसी शोर के दौरान अचानक एक रोबदार आदमी वहाँ आया। शायद होटल का मालिक था। उसने आते ही सख्त लहजे में पूछा यहाँ क्या मसला है। रियान फ़ौरन खामोश हो गया, और फिर जैसे ही मेरी नज़र उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। मेरे हाथ से गिलास तकरीबन गिर गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सांस सीने में रुक गई, क्योंकि मेरे सामने खड़ा होटल का मालिक कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर फ़हद था, जिसे मैं अस्पताल के बिस्तर पर मरने के लिए छोड़ कर आई थी। मेरी सांस जैसे रुक गई थी। मेरे सामने खड़ा आदमी बिल्कुल फ़हद जैसा था। नहीं, वो फ़हद ही था, वही चेहरा, वही आंखें। मगर अब उसकी शख्सियत पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और पुरएतमाद लग रही थी। महंगा सूट पहने वो पूरे रोब के साथ वहाँ खड़ा था, जबकि मैं कुर्सी पर बैठी पत्थर बन चुकी थी।
मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे और दिल इस जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी सब सुन लेंगे। फ़ाद की नज़र पहले रेयान पर गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नज़रें मुझ तक पहुंची। चंद लम्हों के लिए वक्त जैसे रुक गया। उसके चेहरे पर हैरत ज़रूर आई, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में वो कमज़ोर बीमार आदमी कहीं नज़र नहीं आ रहा था जिसे मैं अस्पताल में छोड़ आई थी। रेयान फ़ौरन नरम पड़ गया और माजरत करते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, वेटर ने गलत आर्डर दे दिया था। फ़ाहद ने बगैर उसकी बात सुने वेटर की तरफ देखा और पुरसुकून लहजे में कहा, आप जाएं, अपना काम करें। फिर उसने एक लम्हे के लिए मुझे देखा और बोला, उम्मीद है अब कोई मसला नहीं होगा। की आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी, मगर वही ठंडक मेरे दिल में खौफ बनकर उतर गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मेरी नज़रें बार बार उसके चेहरे पर जा रही थी। मेरे जहन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, यह ज़िंदा कैसे है और यहाँ कैसे पहुँच गया। फ़ाहद खामोशी से वहाँ से चला गया, मगर मेरी दुनिया हिल चुकी थी। रेयान मुसलसल कुछ न कुछ बोल रहा था, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, तुम उस आदमी को जानती हो? मैं फ़ौरन घबरा गई और झूठ बोल दिया, नहीं, शायद कहीं देखा होगा। मगर उस रात मैं बिल्कुल सो न सकी। होटल का वो मंज़र बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। फ़ाहद की नज़रें, उसका पुरसुकून अंदाज और सबसे बढ़कर उसका ज़िंदा होना मुझे अंदर से हिला रहा था। मैंने बरसों खुद को यही यकीन दिलाया था कि वो मर चुका होगा या मरने के करीब होगा, मगर हकीकत मेरे सामने खड़ी थी। अगली सुबह मैंने बहाना बनाया कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं जल्दी से होटल से निकल आई, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर फ़ाहद के साथ क्या हुआ था। आखिर वो एक आम सा मुलाजिम लंदन के इतने बड़े होटल का मालिक कैसे बन गया। 2 दिन तक मैं मुसलसल बेचैन रही। आखिरकार मैंने हिम्मत की और उस होटल के करीब चली गई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने रिसेप्शन पर जाकर फ़ाहद के बारे में पूछा तो वहाँ मौजूद लड़की एहतराम से बोली, सर अभी मीटिंग में है, आप चाहें तो इंतज़ार कर सकती हैं। मैं हैरान रह गई। उसके लहजे में फ़ाहद के लिए अजीब सी इज़्ज़त थी। मैं लॉबी में बैठ गई। मेरे जहन में माजी के सारे मंजर घूम रहे थे। अस्पताल का कमरा, फ़ाहद का कमज़ोर चेहरा, उसका मेरा हाथ पकड़ कर कहना, तुम हो ना मेरे साथ, और फिर उसकी जमा पूंजी लेकर चले जाना। मेरी नज़रें झुकने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद फ़ाहद सामने से आता दिखाई दिया। उसके साथ कुछ गैर मुल्की लोग थे। वो हंसते हुए बात कर रहा था, मगर जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी उसके कदम चंद लम्हों के लिए रुके। फिर उसने दूसरों से माजरत की और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आया। मेरा गला खुश्क हो गया था। वो मेरे सामने आकर रुका और बहुत पुरसुकून लहजे में बोला, कैसी हो? मैंने बमुश्किल कहा, तुम जिंदा हो? फ़ाहद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ, शायद तुम्हें उम्मीद नहीं थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं नज़रें झुकाकर बैठी रही। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मैंने धीरे से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुम यहाँ कैसे पहुँचे? फ़ाहद कुछ देर खामोश रहा, फिर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में अब वो दर्द नहीं था जो पहले हुआ करता था। वो आहिस्ता से बोला, जिस दिन तुम गई थी उस दिन मुझे सब पता चल गया था। बैंक से कॉल आई थी कि सारे पैसे निकाल लिए गए हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, फिर तुम्हारा फ़ोन बंद मिला। उस रात शायद मेरी बीमारी से ज़्यादा तुम्हारी बेवफाई ने मुझे तोड़ दिया था। मेरे दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। मैं खामोश बैठी रही। फ़ाहद बोलता रहा, डॉक्टर्स ने बाद में बताया कि बीमारी इतनी ख़तरनाक नहीं थी जितना पहले समझा गया था। इलाज मुमकिन था, मगर मुझे वक्त चाहिए था। मैं अस्पताल में अकेला था, कोई अपना नहीं था। उस वक्त मेरे एक पुराने दोस्त ने मेरा साथ दिया। वो लंदन में बिज़नेस करता था। उसने मुझे यहाँ बुला लिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता गया। फिर उसके साथ काम शुरू किया और चंद साल बाद हमने ये होटल ख़रीद लिया। मैं हैरत से उसे देख रही थी। जिस आदमी को मैं ख़त्म समझ चुकी थी, किस्मत ने उसे मुझसे कहीं ज़्यादा कामयाब बना दिया था। मैंने धीरे से कहा, फ़ाहद, मैं मजबूर थी। वो फ़ौरन हंस पड़ा, मगर उस हंसी में दुख था। फिर बोला, इंसान मजबूरी में साथ नहीं छोड़ता। इंसान सिर्फ उस वक्त साथ छोड़ता है जब उसके दिल में मोहब्बत ख़त्म हो जाए। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त रेयान भी वहाँ आ गया। शायद उसने मुझे देख लिया था। वो मुस्कुराते हुए मेरे करीब आया, मगर जैसे ही उसने फ़ाहद को देखा उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने फ़ौरन अदब से कहा, सर आप यहाँ? मैं हैरान होकर दोनों को देखने लगी। फ़ाहद ने सुकून से कहा, रेयान, तुम नादिया को जानते हो? रेयान घबरा गया, फिर बोला, जी हम दोस्त हैं। फ़ाहद ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, दिलचस्प बात है, क्योंकि नादिया कभी मेरी बीवी हुआ करती थी। रेयान जैसे पत्थर का हो गया। उसने हैरत से मुझे देखा, जबकि मेरे अंदर से सब कुछ टूटने लगा था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद रेयान ने धीरे से पूछा, क्या ये सच है? मैंने नज़रें झुका ली। फ़ाहद कुर्सी से उठा और बहुत पुरसुकून अंदाज में बोला, तुम दोनों अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो, मुझे अब माजी से कोई दिलचस्पी नहीं रही। ये कहकर वो जाने लगा, मगर फिर अचानक रुका और बगैर मेरी तरफ देखे बोला, एक बात आज भी समझ नहीं आई नादिया,
तुमने जाते वक्त एक बार पलट कर भी नहीं देखा कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। यह जुमला मेरे दिल में तीर की तरह लगा और पहली बार मुझे अपनी कामयाबी, अपनी आज़ादी और अपने बैरून मुल्क आने का ख्वाब सब बेमैनी लगने लगा। क्योंकि जिस इंसान को मैं कमज़ोर समझकर छोड़ आई थी, असल में वो मुझसे कहीं ज़्यादा मजबूत निकला था। जबकि मैं अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते भागते अंदर से खाली हो चुकी थी। फ़हद के जाने के बाद मेरे अंदर अजीब सा खला फैल गया। रियान मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरत भी थी और बेयकीनी भी। आखिर उसने खामोशी तोड़ दी और धीरे से पूछा, तुमने कभी मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? मैंने नसें झुका लीं। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि हकीकत ये थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े गुनाह को हमेशा दफन रखने की कोशिश की थी। अब मैंने सारा किस्सा रियान को सुनाया। रियान कुर्सी से उठा और कुछ देर खामोश खड़ा रहा। फिर बोला, मुझे नहीं मालूम था तुम ऐसी हो। उसके लहजे में नफ़रत नहीं थी, मगर शायद मायूसी थी, और वो मायूसी मुझे अंदर तक काट गई। मैं जल्दी से बोली, रियान मेरी बात सुनो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। मगर वो तल्ख हंसी हंसकर बोला, एक बीमार शौहर को अस्पताल में छोड़कर उसके पैसे लेकर चले जाना, इससे मुख्तलिफ और क्या हो सकता है? मैं खामोश हो गई, क्योंकि सच तो यही था। मैं चाहे जितने बहाने बनाती, हकीकत नहीं बदल सकती थी। उसने साफ कह दिया कि वो मुझसे मज़ीद ताल्लुक़ नहीं रख सकता, क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान पर एतमाद नहीं कर सकता जो मुश्किल वक्त में अपने ही शौहर को छोड़ दे। मैं वापस कनाडा आ गई, मगर अब मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। बाहर बर्फ़ गिरती रहती और अंदर खामोशी मेरा मजाक उड़ाती। मेरे पास पैसे थे, अच्छी नौकरी भी थी, मगर सुकून कहीं नहीं था। मैंने कई बार खुद को समझाया, मैंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए ये सब किया, मगर अब पहली बार एहसास हो रहा था कि इंसान सिर्फ जिस्म से नहीं मरता, कभी कभी किसी के एतमाद के टूटने से भी मर जाता है। और मैं फ़हद के अंदर वो सब कुछ मार कर चली गई थी जो मुझसे मोहब्बत करता था। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।